नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली ये न्यूज आई है कि इंडिया का जो यूएई के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो 5 बिलियन और ज्यादा बढ़ गया है। 5 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल ट्रेड डेफिसिट नहीं है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। बहुत सी वीडियो ऐसी हैं यूट्यूब पे जिनको मैं देख रहा हूँ, वो यही बता रही हैं कि $5 का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और यूएई के बीच में। ऐसा नहीं है। दरअसल पिछले साल जो जितना ट्रेड डेफिसिट था ना, मई से लेकर दिसंबर तक के टाइम पीरियड में इन दोनों कंट्रीज के बीच में, उससे 5 बिलियन यूएस डॉलर का ज्यादा ट्रेड डेफिसिट इस बार क्रिएट हुआ इस टाइम फ्रेम में। पिछले साल मई से लेकर दिसंबर के बीच में, यानी मई 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था यूएई के साथ, वो था 10.89 बिलियन यूएस डॉलर का। और मई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का जो ट्रेड डेफिसिट था दोनों कंट्री में, वो है 15.98 बिलियन यूएस डॉलर का। तो आप लोग देख सकते हैं ठीक 5 बिलियन के आसपास का ये इंक्रीज है दोनों कंट्रीज के बीच में। और इस इंक्रीज के कारण भी है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी बहुत कुछ चीजें इसी से रिलेटेड चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। मई 2022 में इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज के बीच में सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया था, इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद दोनों कंट्री में जो ट्रेड है वो बढ़ेगा और जो ट्रेडर्स है जो दोनों कंट्रीज में, उनको इससे फायदा मिलेगा। साथ ही साथ उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि इस एग्रीमेंट के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो लगभग हो जाएगा 5-6 साल बाद 100 बिलियन यूएस डॉलर का। अभी जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज में वो साल 2021-22 में था 72 बिलियन यूएस डॉलर का, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 72 बिलियन यूएस डॉलर का दोनों कंट्रीज ने ट्रेड किया है। एग्जैक्ट फिगर अगर आप लोग को जानना है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 72,878.31 मिलियन यूएस डॉलर का दोनों कंट्री में ट्रेड हुआ है। उसके अलावा अभी ये जो 2022 से लेकर 2023 वाला साल है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 2 महीने इसमें बाकी है। लेकिन इस साल ये दोनों कंट्रीज आपस में 88 बिलियन का जो ट्रेड है वो क्रॉस कर जाएंगी, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अभी ये फाइनल डाटा नहीं है लेकिन ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मई में दोनों कंट्रीज ने आपस में ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, और सिर्फ मई के बाद से अगर आप लोग देखें तो मई से लेकर दिसंबर तक जो इंडिया का एक्सपोर्ट है यूएई को, उसमें 11% का इजाफा देखा गया है। टोटल 20.25 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने इस टाइम फ्रेम में। और वहीं जो इंडिया का इंपोर्ट है वो उसमें 24.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। टोटल 36.23 बिलियन का इंपोर्ट किया है इंडिया ने इस टाइम फ्रेम में। तो बहुत क्लियर है, इंपोर्ट जितना बड़ा है उससे बहुत कम एक्सपोर्ट बढ़ा है इंडिया का, जिसकी वजह से ये जो ट्रेड डेफिसिट होता था उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। और कोई मामूली इंक्रीज नहीं, टोटल 5 बिलियन का इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कि नॉर्मल से 50% ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा नॉन ऑयल ट्रेड डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें इंडिया और यूएई के बीच में, यानी कि ऑयल को हटा दे बाकी जो सामान का लेन देन होता है दोनों कंट्री से, उसमें कितना ट्रेड डेफिसिट हुआ है उसकी बात करें तो 1.01 बिलियन था लास्ट ईयर, और इस साल ये ठीक डबल हो गया है। 2.2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट नॉन ऑयल आइटम्स की वजह से हुआ है इंडिया का। तो इससे दो चीज पता चलती है, एक तो इंडिया का यूएई के साथ जो नॉर्मल के सालों में ट्रेड डेफिसिट होता था वो ज्यादातर होता था ऑयल की वजह से। दूसरा जो अभी का 5 बिलियन का इंक्रीज हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो नॉन ऑयल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बाद भी ऑयल एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है। नॉन ऑयल प्रोडक्ट की वजह से भी हुआ है लेकिन वो सिर्फ 1 बिलियन का है, और ज्यादातर जो इंक्रीज है 4 बिलियन के लगभग का वो बड़ा है ऑयल बिल से। अगर एक नजर हम लोग ओवरऑल आइटम पे डाले कि कौन से आइटम्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएई को, तो सबसे पहले उसमें आप लोग को मिलेगा मिनरल फ्यूल्स, ऑयल डिसैलिनेशन प्रोडक्ट्स। उसके बाद इसमें मिलेगा पर्ल्स वगैरह हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गया, मेटल कॉइन्स हो गया, ये सब। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स मिलेंगे। उसके बाद आप लोग को अपरेल वगैरह, ये जो पूरी लिस्ट है यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फिर उन प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें जो इंडिया इंपोर्ट करता है यूएई से, तो उसमें भी सबसे ऊपर आप लोग को मिलेगा मिनरल फ्यूल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल मंगाता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, या फिर बाकी आजकल तो रशिया से भी मंगा रहा है, और इंडिया के पास है रिफाइनरीज। इंडिया क्या करता है, उस क्रूड ऑयल को यहाँ अपनी रिफाइनरीज में फिल्टर करता है, और यही फिर फाइनल प्रोडक्ट जो होता है इसको एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएई को भी ये जो ऑयल वगैरह है ये एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि जो मंगाता है वो क्रूड होता है और जो बेचता है यूएई को वो फाइनल प्रोडक्ट्स होता है। दूसरे नंबर पे भी यहाँ भी आप लोग को पल्स वगैरह मिलेगा, और तीसरे नंबर पे फिर है प्लास्टिक, उसके बाद है शिप बोट्स वगैरह। ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। अब
अब हुआ क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम लोग को पता है कि जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया है 1 साल के अंदर, और जिसका रिजल्ट हुआ है इंडिया के इंपोर्ट बिल में। उसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप लोग को पता होगा कि इंडिया अपनी एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज पे, खासकर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गई, या फिर आजकल तो रशिया से भी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इंडिया ऑयल खरीद रहा है। तो ये सब की वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है यूएई के साथ, इसमें भी एक बड़ा फैक्टर इस चीज का है। इसके अलावा क्या हुआ है कि ये जो सीपा एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और यूएई के साथ, उसकी वजह से भी यूएई के जो एक्सपोर्टर्स थे उनको फायदा मिला है, और जिसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल थोड़ा और बढ़ गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सिर्फ 1.1 बिलियन से 2.2 बिलियन हुआ है वो, हालांकि डबल हुआ है, लेकिन ज्यादातर का जो इंक्रीज है वो हम लोग को देखने को मिला है इंडिया के ऑयल बिल्स में ही, और जिसका मेन कारण है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना। अब जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ना दोनों कंट्रीज के बीच, तब से इंडलिस्ट हो गए, एनालिस्ट हो गए, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के लोग हो गए, ये सब काफी ज्यादा पॉजिटिव थे इस एग्रीमेंट को लेके। उन लोगों का कहना था कि इस एग्रीमेंट की वजह से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इंडिया को भी, और ये चीज देखने को भी मिला है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था यूएई को, वो भी 11% से बढ़ा है, और ये चीज हो पाया क्योंकि इंडिया से जो जेम्स होते थे ज्वेलरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी इक्विपमेंट्स या ऑटोमोबाइल्स, इवन की सेरेलस होता था, इन सब में डबल डिजिट तक का ग्रोथ देखने को मिला है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का होना बहुत जाहिर सी बात है। हाल के टाइम में इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल लैपटॉप्स इन सब के मार्केट में जो शेयर है वो वाकई में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 2025 से 26 तक का ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया का जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट होगा वो 120 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि दिसंबर 2022 के महीने में एप्पल ने 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किया है इंडिया से, और ऐसा करके एप्पल पहली कंपनी बन गई है जिसने इतने ज्यादा वैल्यू के फोन्स एक्सपोर्ट किए हो इंडिया से। तो ये सब चीज दिखाती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके मामले में इंडिया जो है वो वाकई पॉजिटिव काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मोबाइल फोन के मार्केट में खासतौर से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसीड कर रहा है। उसके अलावा इंडिया से जो टॉप एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें ना पूरे वर्ल्ड में, इंडिया क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे नंबर 1 पे आप लोग को मिलेगा पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया दुनिया भर से क्रूड ऑयल खरीदता है और उसको रिलायंस वगैरह की रिफाइनरी में रिफाइन करके वापस बेचता है दुनिया को। उसके बाद आप लोग को मिलेगा पैकेज्ड मेडिसिन वगैरह। 3rd नंबर पे है डायमंड, उसके बाद है राइस, उसके बाद है ज्वेलरी। तो डायमंड, ज्वेलरी और इस तरीके के जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं, इसमें इंडिया ऑलरेडी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, और इसलिए यहाँ भी इसमें देखने को मिला है कि यूएई के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद इंडिया से ये जो एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। सीरियल्स भी एक बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है इंडिया से, और इसमें अगर आप लोग को बता दूं तो यूएई ने हाल में ही ये प्लेज किया था कि हम लोग 7 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में फूड कॉरिडोर बनाने के लिए, जिसके अंदर फूड पार्क्स वगैरह यूएई के पैसे से बनेगा, और फिर फूड प्रोडक्ट्स ये सप्लाई होंगे मिडिल ईस्ट एरिया में भी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट एरिया में जो फूड सिक्योरिटी का इशू है वो सॉल्व किया जा सकेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण बना है इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने के लिए यूएई को। उसके अलावा इंडिया और यूएई के जब भी ट्रेड की बात आती है तो आप लोग को बता दूं कि आज के टाइम में यूएई जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया जो है वो यूएई का 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर आता है ट्रांसशिपमेंट का। यूएई और इंडिया दोनों एक दूसरे के लिए बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब है। दरअसल होता क्या है कि यूएई से जो सामान आता है इंडिया में वो तो खैर आता ही है, लेकिन उसके बाद भी दूसरी कंट्री से भी जो इंडिया में सामान आता है वो यूएई में पहले जाता है और फिर यूएई से आता है इंडिया में। अक्सर पाकिस्तान के साथ अपना ट्रेड बंद कर लेता है, तो पाकिस्तान क्या करता है, इसी चीज का फायदा उठाता है। पाकिस्तान अपना सामान पहले बेचता है यूएई में, फिर वहां पर बहुत कम वैल्यू एडिशन करने के बाद ये कहता है कि अब ये प्रोडक्ट यूएई का है, और फिर वो सामान यूएई से इंडिया में भेज देता है। तो इस चीज के लिए ऐसा ना हो पाए, इसलिए ट्रेड एग्रीमेंट में जो दोनों कंट्रीज के बीच में पास हुआ है उसमें प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का जिक्र किया गया था, और ये कहा गया था कि एक स्टैंडर्ड हम लोग बनाएंगे कि कम से कम इतना वैल्यू एडिशन होना चाहिए यूएई में या फिर इंडिया में, तब इसको कहा जाएगा कि ये यूएई का प्रोडक्ट है। अगर इससे कम रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ तब इसको ये नहीं कहा जाएगा यूएई का प्रोडक्ट है, और इसको वो प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी जो दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को देने के लिए एग्री किया है इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब देखो बहुत क्लियर है। इसका मतलब ये है कि एग्जांपल ले लेते हैं कि यूएई से कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, तो अगर उस प्रोडक्ट को बेनिफिट चाहिए इस एग्रीमेंट के अंदर, पहले तो उसके पास यूएई गवर्नमेंट से ये सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये यूएई का ही है, और उसके बाद फिर प्रेफरेंशियल का मतलब ये है कि यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है वो उस लिस्ट का आइटम होना चाहिए जिसमें इन दोनों कंट्रीज ने टैरिफ कम करने की बात की है। जाहिर सी बात है दोनों कंट्रीज ने जब सीपा या फिर एफटीए कह लीजिए ये साइन किया है, तो सारे प्रोडक्ट में ये नहीं कहा है कि हम लोग सारे प्रोडक्ट में ही टैरिफ कम कर देंगे, कुछ प्रोडक्ट इनने इससे बाहर रखे
है। तो वही जो प्रेफरेंशियल का मतलब यहाँ पर यही है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इस लिस्ट में होना चाहिए जिसमें यूएई ने कहा है कि ठीक है हम लोग इंडिया के इस प्रोडक्ट में अपना टैरिफ कम कर देंगे, और इंडिया ही ने ऐसा कहा है यूएई के लिए। अब एक अप्रोक्सीमेटली डाटा के अकॉर्डिंग मई 2022 में इंडिया ने 415 ऐसे सर्टिफिकेट और 133 मिलियन यूएस डॉलर के इशू किए थे, और दिसंबर आते आते तक इंडिया ने टोटल 6111 ऐसे सर्टिफिकेट इशू किए हैं जिनका वर्थ 1.11 बिलियन यूएस डॉलर का है टोटल। तो ये चीज दिखाती है कि इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है, उससे भी इंडिया को फायदा होगा आने वाले टाइम में, और हो भी रहा है अभी भी। लेकिन इस समय जो रशिया यूक्रेन के वॉर है उसकी वजह से क्रूड का ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आप लोग अगर न्यूज देखते हो तो हाल में आप लोग को पता होगा कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो टोटल 570 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। ये इधर बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। ऐसे में 20-25 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट सालाना किसी कंट्री के साथ बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इंडिया सिर्फ यूएई के साथ ट्रेड करता है, बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करता है, और कई कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड डील साइन करने की भी कोशिश कर रहा है। जीसीसी कंट्रीज जो है उनके साथ भी इंडिया ट्रेड डील साइन करने की बात कर रहा है, और जीसीसी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है इंडिया का वो अगर आप लोग देखें तो इंडिया सिर्फ 44 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है जीसीसी कंट्रीज को, और ये कंट्रीज इंडिया को 110 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है। तो अंतर देखिए आप लोग, ठीक 66 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होता है केवल इस ब्लॉक के साथ इंडिया का, और ऐसे ही बाकी कंट्रीज भी हैं जिनके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट होगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पैसा इंडिया से हर साल जाता है दूसरी कंट्रीज में। इसलिए ये कह देना कि सिर्फ 20 बिलियन 22 बिलियन ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 570 बिलियन यूएस डॉलर का है, ये चीज गलत होगा। इंडिया को जो ट्रेड डेफिसिट है अपना वो कम करना चाहिए, और उसके लिए लगातार कॉपरेट करना चाहिए बाकी कंट्रीज के साथ कि हमारे पास भी ये प्रोडक्ट है, आप ये हमसे खरीदिए, ताकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। और इंडिया को चाहिए कि वो जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है इन कंट्रीज के साथ उसको और ज्यादा फेवरेबल बनाए, उसको और अच्छी डील नेगोशिएट करे अपने फेवर में। जीसीसी कंट्रीज के साथ तो देखो अभी जो बात है वो लटकी हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जीसीसी कंट्रीज जो है अगर उनके साथ डिले हो जाता है तो यूएई के साथ ही जो इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट है उसी को ज्वाइन कर सकती हैं। इस एग्रीमेंट में ऐसा प्रोविजन है कि अगर ये दोनों कंट्री चाहे तो कोई बाकी कंट्रीज इसको आसानी से ज्वाइन कर सकती हैं। उसके अलावा इंडिया और यूएई की अगर हम लोग ट्रेड की बात कर रहे हैं तो एक न्यूज के बारे में और हम लोग को पता होना चाहिए। दरअसल हाल में ही इंडिया और यूएई ये दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग चलो अपनी जो लोकल करेंसी है यानी रुपी और दिरहम में ट्रेड करते हैं, सिर्फ ऑयल ट्रेड जो है वो करेंगे डॉलर में, बाकी सारे ट्रेड हम लोग करेंगे अपनी लोकल करेंसीज में। ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल में आप लोग को पता होगा कि डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और साथ ही साथ यूएसए के हाल में जो एक्शन देखे गए हैं उसका आर्बिट्री किसी पे भी सैंक्शन लगा देना, किसी को भी रोक देना कि वो डॉलर का इस्तेमाल करके ट्रेड नहीं कर सकता, इस सब चीजों से कई कंट्रीज ऐसी हैं जो डर गई हैं, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहती डॉलर पे। और सिर्फ यूएई नहीं, बहुत सी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, श्रीलंका हो गया, और इस तरह की काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिनने इंडिया के साथ ये कहा है आइए हम लोग जो अपना बायलैटरल ट्रेड है वो करते हैं अपनी लोकल करेंसीज में। तो ये न्यूज थी गाइस पूरी। नाउ एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है यूएई के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि यूएई जो है वो वापस इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करता है, प्लस यहाँ के लोगों को जो वहां पर जाते हैं उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। कई इंडिया के इमिग्रेंट्स है यूएई में जो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वहां पर गए हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो ये सब चीज कहा जाता है ये समझाने के लिए कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ इसी के एंगल से दोनों कंट्रीज का जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसको नहीं देखना चाहिए। और इसमें मैं कहूंगा कि देखो बहुत हद तक तो ये जो आर्गुमेंट है ये सही है, नो डाउट, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है, खासकर से इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है, वो इंडिया का एक प्लस पॉइंट है, उसकी वजह से इंडिया को फायदा होना चाहिए। तो इस चीज को ऐसे देख के कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये चलता है क्योंकि इंडिया के लोगों को ये लोग काम देते हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको ऐसे ना देख के ऐसे देखना चाहिए कि इंडिया के पॉपुलेशन की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में जो लेबर शॉर्टेज है उनकी वजह से इंडिया के जो लोग हैं उनको वहां पर काम मिलना चाहिए था, और इसकी वजह से जो इंडिया को फायदा मिलना था वो इससे न्यूट्रलाइज हो गया इंडिया के ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसको ऐसे ना देख के कि इंडिया के ट्रेड डेफिसिट से जो इंडिया को नुकसान हो रहा है वो इन सब चीजों से, इन्वेस्टमेंट या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से काउंटर हो जा रहा है, बल्कि ऐसे देखना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से जो फायदा होना चाहिए था वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ज्यादा है इन कंट्रीज के साथ। ओके, तो ये मेरा आर्गुमेंट है। बाकी आपको क्या लगता है इसमें मेरे को बताइएगा आप कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।